गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। ठीक है, इसके अंदर आपका टॉपिक चल रहा था पठन के घटक। पठन के घटक में मैंने कल आपको पढ़ाया था आरोह और अवरोह। आरोह और अवरोह का मैंने बताया था कि जब बच्चा किसी भाव को ग्रहण करता है, किसी कंटेंट को जब पढ़ता है, तो जब वो भाव ग्रहण कर लेता है तो वो क्या माना जाता है, आरोह अवरोह माना जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि घटक होता है कि विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो जब पढ़ते वक्त वो उस कंटेंट को नहीं समझ पाता है, उस भाव को ग्रहण नहीं कर पाता, तो ये माना जाता है कि वहाँ पे आरोह और अवरोह का क्या है, वहाँ पे आरोह और अवरोह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पर उसका अभाव है। आरोह और अवरोह का क्या है, बेसिकली वहाँ पे मतलब अभाव है। तो इस अभाव को दूर करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ अभ्यास होने चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो पहला आता है वो ये आता है, आरोह और अवरोह आरोह अवरोह की समस्या के समाधान हेतु शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। ठीक है, पहला ही आता है कि आरोह और अवरोह की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए, जहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, आदर्श वाचन का हो रहा है। या फिर जिन बच्चों को आरोह और अवरोह की नॉलेज है, मतलब जब बच्चा उस कंटेंट को समझ रहा है, तो उसके पास दूसरे बच्चों को बैठाकर क्या करना चाहिए, आदर्श वाचन करवाना चाहिए। आदर्श वाचन से क्या होगा, जब वो बच्चे कंटेंट को जो सामने वाला पढ़ रहा है उसके बाद वापस से उस कंटेंट को पढ़ेगा, तो या वापस उस चीज़ को दोहराएगा, तो उसको क्या होगा, मतलब उसको वो चीज़ समझ में आएगी, और वहाँ पे क्या होगा, आरोह और अवरोह की जो समस्या है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आता है सेकंड नंबर। सेकंड आता है इसके अंदर कक्षा कक्ष में जो छात्र उचित आरोह अवरोह में पठन नहीं कर पाते, उनको शिक्षक द्वारा छात्रों के पास बिठाया जाए जो उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श पठन करते हैं। सेकेंड नंबर ये कि कक्ष में जो छात्र उचित आरोह अवरोह का पठन नहीं कर पाते, उनको क्या करना चाहिए, शिक्षक द्वारा उन छात्रों को
उनके पास बैठाया जाना चाहिए जो क्या करते हैं, उचित प्रकार से आरोह अवरोह का यह आदर्श पठन करते हैं। मतलब पहले नंबर का ये था कि इस समस्या को दूर करने के लिए बच्चों को आदर्श वाचन कराना चाहिए, और आदर्श वाचन के साथ साथ जो बच्चे ऑलरेडी आरोह अवरोह के बारे में जानते हैं उनको क्या करना चाहिए, शिक्षक द्वारा उन छात्रों को पास में बैठाया जाना चाहिए और उचित आरोह अवरोह का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड आता है पठन के समय छात्रों को उचित आरोह अवरोह के साथ पठन के समय छात्रों को उचित आरोह अवरोह के साथ पृष्ठपोषण प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, पठन के समय जब बच्चा रीड आउट करता है किसी भी कंटेंट को, तो वहाँ पे आरोह अवरोह जब बच्चा करता है, जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसको क्या दे, फीडबैक प्रदान करना चाहिए। फीडबैक के माध्यम से क्या होगा कि उसको अपनी गलतियों का पता चलेगा और उसको वो चीज़ इजी वे में समझ में आएगी, वो चीज़ को कंटेंट को समझने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये माना जाता है कि पठन के समय छात्रों को जब उचित आरोह और अवरोह हम करते हैं तो उसको फीडबैक जब तक हम फीडबैक उसको नहीं देते तब तक उसको अपनी गलतियों का पता नहीं चलता और उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मैं जो भाव ग्रहण कर रहा हूँ, जो मैं उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ वो वाकई में सही या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस कंटेंट को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ हम ये मान रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली सही है, बट कंडीशन ये होती है उस जगह कि वो चीज़ गलत होती है। तो वहाँ पे फीडबैक के माध्यम से बच्चों की कमी और कमियों का पता लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर फोर्थ नंबर आता है शिक्षक को छात्रों को पद्य एवं छंदों का ज्ञान कराना चाहिए। इसका मतलब होता है कि हम जिस कंटेंट को पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली ये सब्जेक्ट है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के अंदर जब तक हमें उसका प्रैक्टिकली उसका इनिशियली पॉइंट समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो ये माना जाता है कि शिक्षक को छात्रों को पद्य एवं छंदों का ज्ञान कराना चाहिए। मतलब दोहा की जगह दोहा का ज्ञान कराना चाहिए। दोहा के अंदर कौन कौन सा अलंकार का यूटिलाइज हुआ है, कौन कौन सी ग्रामेटिकल का यूज़ हुआ है, वो सारी की सारी बच्चों को करवाना चाहिए, जिससे बच्चे उस भाव को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चे सरनाम पढ़ रहे हैं तो सरनाम के अंदर जो भी व्याकरण होती है उनको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही क्या होगी, बच्चे उस चीज़ को क्या समझ सकेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये माना जाता है कि शिक्षक को छात्रों को पद्य एवं छंदों का ज्ञान करवाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर छात्रों को पठन का अभ्यास शिक्षक द्वारा उन कविताओं एवं गद्यांशों से कराना चाहिए जिसका कि छात्र भाव समझ सके
भाव समझ सके तथा भाव के अनुरूप पठन कर सके। छात्रों को पठन का अभ्यास शिक्षक द्वारा उन कविता गद्यांशों से कराना चाहिए। मतलब जब हम कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं और बच्चे को समझाना है कोई भी चीज़, तो या तो हम कहानी के माध्यम से समझाएं या हम कविताओं के माध्यम से समझाएं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज का एक एग्जांपल दिया था कि बच्चों को हमें महाराणा प्रताप के बारे में समझा रहे, तो उससे रिलेटेड हम उनको क्या करेंगे, कहानियाँ बताएंगे, तो वो बच्चे उस चीज़ को जल्दी कैचअप करेंगे। तो इसके अंदर वही चीज़ आती है कि जब बच्चों को जो वो पढ़ना चाहते हैं, जब उसके बारे में नॉलेज प्रदान करी जाती है, नॉलेज दी जा रही है, तो हम कविता गद्यांशों के माध्यम से उन्हें आरोह और अवरोह के बारे में बता सकते हैं। मतलब उस कंटेंट को समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कौन सा ज्ञान आ जाएगा, आरोह और अवरोह का ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट इसके अंदर, सिक्स्थ नंबर आता है विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम कविता पाठ प्रतियोगिताओं आदि कार्यों में छात्रों की सहभागिता को शिक्षक द्वारा अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है विद्यालय में जो भी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से, चाहे वो बाल सभा हो, चाहे वो कविता पाठ हो, चाहे वो वाद विवाद हो, उसमें क्या करना चाहिए कि छात्रों को पूरी की पूरी तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए। जिससे क्या हो रहा है, और ये छात्रों के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट ही करना चाहिए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो उनको वो चीज़ें समझ में आएगी। जब वो खड़ा होकर पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे ये पता चलेगा कि मुझे कब किस तरह क्या प्रेजेंट करना है और उस भावार्थ को मुझे किस तरह ग्रहण करना है। तो यही चीज़ है कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास के साथ आरोह और अवरोह की समस्या की या कठिनाइयों को भी दूर किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी आरोह और अवरोह की गतिविधियाँ के अभ्यास। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सुवाचन करवाऊंगी। आपका आज का गृह कार्य है आरोह अवरोह का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी गतिविधियों का वर्णन कीजिए। आरोह और अवरोह का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी गतिविधियों का वर्णन कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।